बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो डूबती नैया है उसको पार लगाने के लिए नई टीम को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये जो कैबिनेट तश्कील पाई है, जो कलमदान उनको दिए गए हैं, ये इंतखाब किस कदर काबिल सताइश है, इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया जरूर शामिल करेंगे। गालिबन हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक यू सो मच आपकी वकीलियत। 52 साल से 72 से आज तक जो आज कोalition पार्टनर्स हैं यही हुकूमत में चले आ रहे हैं। पहले ये होता था कि ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होते थे और जब कभी अवाम में इनकी नफरत बढ़ जाती थी तो ये किसी फौज को बुला लिया करते थे अपनी मदद के लिए। एक उधर हो जाता था, एक उधर हो जाता था, लेकिन अब 2008 के बाद से ये मुसलसल इकट्ठे चले आ रहे हैं और इस वक्त ये हाल है कि इनकी सबसे बड़ी नाकामी हमेशा इनका इकट्ठा होना होता है। जब पीपल्स पार्टी ने इस बात को महसूस किया तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कोशिश की कि वो नून के खिलाफ जो है एक माहौल बना के अवाम को अट्रैक्ट कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ना नून अट्रैक्ट कर सकी और ना पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो सकी। इस वक्त अवाम के लिए सबसे बड़ा सुर्ख कपड़ा जो है, जैसे वो बुल के लिए एक मतलब हमला करने का जवाब बनता है, वो इन दोनों पार्टियों का बाहमी इकट्ठे हो जाना जो है वो सबसे बड़ा अवाम के लिए एक रिएक्शन का। मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं, एक तो उससे क्लियरली जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है उससे नहीं लगता कि ये इनको जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लोगों को जो लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह का उन्होंने मैंडेट दिया है, ये सबक नहीं सीखे जा रहे कि कैबिनेट जो है उसके अंदर जो 18 लोग हैं वो 40+ और आधे से ज़्यादा 70+ हैं, यानी कि 45% जो वोटर जो 35 साल से कम है, जिसमें से 1.5 करोड़ जो है वो 25 साल से छोटा है, वो तो जब पैदा हुए थे जब से ही इन लोगों को देखते आ रहे हैं, तो उनको कैबिनेट के अंदर तो कोई यूथ की नुमाइंदगी नहीं नजर आ रही। एक खातून डाली है शिजा खातमा जो कि थोड़ी सी इनकी नुमाइंदगी आप कह सकते हैं, बाकी वही पुराने लोग हैं। प्लीज जारी रखिएगा। और साहब इन्होंने मत्था ही गलत जगह लगा ली है। असल में बात यह है कि इस वक्त ये अवाम के मुकाबले में अवाम से लड़ने के लिए आपस में इकट्ठे हो गए हैं, ये समझे बगैर कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मतलब यह है कि अब इनकी मदद के लिए ना कोई मार्शल लॉ आ सकता है, ना कोई और आ सकता है। अब ये अवाम से जितनी नफरत बढ़ाएंगे उतना अपने लिए खतरा और अपने मुस्तकबिल के लिए अंदेशे और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ये हकीकत है। अब जो इस वक्त इन्होंने कैबिनेट बनाई है वो कैबिनेट आप देख लें कि वो कैबिनेट कैसी है। एक अगर कोई कैबिनेट मेंबर इनका है तो 2 उसके ऊपर जो है थाने वो खड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, किसी के पीछे 3 पहरेदार खड़े हुए हैं। कोई बाहर से लाए, कोई पैच वर्क है और कोई रियल वर्क है। बात यह है कि इलेक्शन से पहले आपको, अब मैंने जब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कहा था, मैंने आपको कहा था कि मियां साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि आइंदा जो कुछ भी चलना है उसको SIFC की लिमिट्स के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि शायद मियां साहब के लिए चलना मुश्किल हो। अब जो हुकूमत बनी है वो कितना चल पाएगी ये भी एक सवालिया निशान है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब मियां साहब और उनके जो मोहब्बत करने वाले हैं वो सारे हार गए। दुरानी साहब, जो आपकी ये उम्मीद थी और आपकी वजह से हमारे जैसे लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि चले नया स्टार्ट लिया है तो कोई ऑलिव ब्रांच पेश करेंगे कि यार नई शुरुआत है, और हमेशा होता रहा है। आपको याद है कि यूसुफ रजा गिलानी जब आए थे उन्होंने कुछ जस्टिस कैदी छोड़ दिए थे, बेनज़ीर 88 में जब आई थी उन्होंने तमाम सियासी कैदी रहा कर दिए थे, और यहाँ पे फिर ये रहा प्रोडक्शन ऑर्डर का इशू। आपके 2002 की गवर्नमेंट जिसमें आप वजीर थे, आपको याद होगा, इशू रहता था कि जनाब ये फलाने साहब जो गिरफ्तार हैं जावेद हाशमी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर बड़ा इशू होता था। उससे पहले शेख रशीद की वजह से इकबाल हैदर की वजारत चली गई थी कि रोज असम्बली में ये इशू रहता था कि जहाँ प्रोड्यूस करें इनको। उसके बाद ये इवन इनके दौर में असद कैसर ने साद रफीक के लिए, शहबाज शरीफ के लिए गुंजाइश निकाली, और दूसरी तरफ से भी PTI भी एहतजाज की तरफ चल गई है। तो वो जो आप पैगाम दे रहे थे कि चलो जो होना था हो गया, कोई नया स्टार्ट, कोई इस तरह का मैसेज हमें तो नहीं नजर आ रहा। आपको नजर आ रहा
है, और नहीं है तो इसके क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो आज की जो सूरत हाल है उसमें ये नजर आ रहा है कि ये इस सारा 52 साल से चलते हुए ड्रामे का आखिरी एपिसोड चल रहा है। मतलब जो 52 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी, अब वो अपने अंजाम को पहुंचा चाहती है। और इस वक्त जो नौजवान और जो नई जनरेशन आई है वो खुल के इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि अवाम को उनके वोट का हक और उनकी मर्जी की हुकूमत दे के मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और चैलेंजेस से मुकाबला किया जाए। इस वक्त ये लोग जो अपनी ताकत अपने थाने और अपनी कचहरी के ऊपर, अवाम के ऊपर अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं, इनके लिए तो अब मुमकिन नहीं है। अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन आप बढ़ा रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के लिए, उतनी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। जितना आप मीडिया को ये दबा रहे हैं, उतना ज्यादा दुनिया के अंदर आपका नाम जो है वो परेशान हो रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि बहुत जल्दी इस तमाम जो डिस्टॉर्शन है इसमें से वापस आना पड़ेगा। अब अंदर की डायनामिक्स देखें और बाहर की देखें। PML-N जो थी वो उसमें से N को निकाल बाहर किया गया। मतलब इस वक्त फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक ही जगह पे खड़े हुए। फजलुर रहमान अभी नाराज हैं, हुकूमत से बाहर हैं और पार्लियामेंट से उनका एतमाद उठा हुआ है। और मियां साहब और उनके चाहने वाले तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत से बाहर है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो इनके अंदर से ये एक घुन ज़दा, मतलब दीमक लगी हुई लकड़ी की तरह ये हुकूमत बन चुकी है, इनका सारा सिस्टम बन चुका है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिनके सर पे इनकी हुकूमत खड़ी है, वो सिर्फ इनके सर पे एक डंडे की तरह मौजूद है, इनके बैक के ऊपर सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं। मतलब वो डंडा है जिसके जरिए जो इनको पड़े तो इनकी हुकूमत के भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से। और ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो मियां साहब वाली जो बात की है वो बिल्कुल मैं उसमें ऐड करने में मजबूर हूं कि ये उनकी सारी टीम जो है वो देखें, अब सेनेट की बात हो रही है कि जी वहाँ पे इनकी अभी 5 जो है ना 7 जो जनरल सीटें हैं उसमें से 5 इनको मिलने की उम्मीद है। वो 5 तो कैबिनेट के बंदे आ गए हैं जिनको वहाँ पे एडजस्ट करना है। तो वो जो मियां साहब की टीम थी, कहाँ गए राना सनाउल्लाह, कहाँ गए साद रफ़ी, कहाँ गए परवेज़ रशीद, उसके बाद जावेद लतीफ़, वो मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, ये तमाम वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। देखें, अगर आपको पता है मुस्लिम लीग की जो बुनत है ना, जो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई थी, ये मरूसियत के लिए बनी नहीं हुई। इसमें एक नस्ल से ज्यादा मरूसियत चल नहीं सकती। इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। और आप ये बड़ी बात नोट कर लें कि थोड़े दिनों में आपको एक जमहूरी मुस्लिम लीग बहुत जल्दी नजर आएगी, जिसमें खाकान अब्बासी को भी होना चाहिए, जिसमें बाकी वो तमाम लोग जो अब्बासीज हों या जो भी कोई हों जिन्हें मुस्लिम लीग से इसलिए निकाल दिया गया कि वो मरूसियत को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो सब लोग इकट्ठे होके स्टार्टिंग फ्रॉम चौधरी निसार। जी सर, चौधरी निसार, मतलब विजिबली सब लोग। आप एक एक नाम लें, वो लोग जो मुस्लिम लीग की पूरी लॉट के अंदर, कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो मियां साहब से लॉयल थे, वो जिताए नहीं गए, हारे तो नहीं, वो जिताए नहीं गए। और वो लोग जो पाकिस्तान से लॉयल थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ था या कर सकते थे या अहलियत रखते थे, उनको आपने मुस्लिम लीग से इसलिए निकाल दिया कि उन्हें कहा गया कि जी पहले आप सर झुका के, ये हमने छोटा दरवाजा लगा दिया है जिसके अंदर बच्चे खड़े हुए हैं। अगर आपने इस लिस्ट में जावेद हाशमी भी आ जाते हैं, उधर से मामला शुरू हुआ, फिर चौधरी निसार तक गया। उस दौरान में वो सारी जो 85 की लॉट थी, वन आफ्टर अनदर, सब जिसने भी जरा सा भी बगावत की बू नजर आई कि वो मरूसियत के आगे सलाम नहीं किया, वो सब फारिग होते गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ऐसा दरवाजा लगा दिया गया जो इतना छोटा है कि उसमें अगर खाकान अब्बासी ने गुजरना होगा तो उस बेचारे को सर भी झुकाना पड़ेगा और कमर भी झुकानी पड़ेगी।
और उसके बगैर जो है वो मुस्लिम लीग में आ नहीं सकते। तो इसलिए ये तमाम लोग जो गैरतमंद भी हैं, जो इज्जत के लिए सियासत करते हैं, जो जिनकी सियासत जो है वो लूट मार का जरिया नहीं है बल्कि वो किस खिदमत के लिए सियासत करते हैं इलाकों में, वो सब लोग जो हैं उनके लिए अब मुस्लिम लीग में कोई जगह नहीं रही। अब तो मियां नवाज शरीफ के लिए भी कोई जगह नहीं रही। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुनानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, आपकी वजह से एक भी ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत के और भी कई शक्लें हैं, और भी कई ज़ाविये हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त चूंकि सियासत के एक और एंगल, एक और ज़ाविये के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए तैमूर सलीम झगड़ा साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आपकी इजाज़त से आमिर साहब, झगड़ा साहब की तरफ एक सवाल मैं लेकर जाना चाह रही हूँ। इस वक्त सर एहतजाज के ऊपर भी उन्होंने कहा कि डंडा उठा लिया जाएगा और डंडे से लगेगी कुट, और ऐसी ऐसी जगहों पर मारा जाएगा कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होगी। ये बयानिया दिया गया है विफाक की तरफ से भी, पंजाब की तरफ से भी, और आज 2 हफ्ते की पाबंदी का नोटिफिकेशन भी आ गया कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी किसी भी शख्स की, चाहे वो लीगल टीम है, उनके अहले खाना है या उनकी पार्टी के लोग हैं। तो अब स्ट्रेटेजी क्या है, करेंगे आप लोग क्या? क्योंकि हिदायत भी नहीं आप वहां से ले सकेंगे, अपने तय आप लोग क्या करेंगे? अब तो झगड़ा साहब क्या झगड़ा ही करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एहतजाज हो या ना हो, मैं अभी झगड़े का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, फिर लोग कहेंगे कि ये देखें PTI वाले सिर्फ जो है वो इंतशार वो हम अच्छा भी नहीं लगते इंस्टिगेट करते हुए नजर आए। जाहिर है हर एक की ख्वाहिश है कि चीजें पूरा मन रहे हैं। हाँ, देखिए, लेकिन ये किश्ती चलनी नहीं है, ये गाड़ी चलनी नहीं है ऐसे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर। दुनिया में हर किसी को नजर आ रहा है सिवाय वो जो कि ये थकी हुई मरी हुई किश्ती को चलाने की कोशिश कर रहा है। हर किसी को नजर आ रहा है। देखिए, इशू ये है, जो रिगिंग हुई है वो शायद बलोचिस्तान में होती थी, शायद फाटा के, या शायद लेट्स से वो एक सीट में सियालकोट में हो गई, या कोई एक सीट में। ये आपने एक पेशावर में की, आपने इस्लामाबाद में की, आपने लाहौर में की, आपने अटक से झेलम तक हर सीट पे की, आपने कराची में की, मुल्तान में की। मुल्क में कोई छोड़ा नहीं जिसको नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो अब आमिर साहब मुझे ये बता दें कि यहां पे हम ये एक्सेप्ट कर ले, PTI को छोड़े, कि मुल्क ये एक्सेप्ट कर ले कि नतीजा एक आया हो, और जो भी आया हो उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जो है वो कोई कागज पे लिख के कहे कि नहीं ये हुक्मरान नहीं है, ये हम एक्सेप्ट कर ले। मुझे ऑपोजिशन के सियासतदान, हमारे ऑपोजिशन के सियासतदान कह रहे कि अगली बार तो हम सारे इलेक्शन का पैसा जो है वो 5 बजे के लिए जो है वो ऑन होल्ड रखेंगे, क्योंकि RO के पास बोलियां लगेंगी। तो वोट जो डब्बे में डाले जाते हैं वो तो काउंट नहीं करते। पहले तो फड्डा इस पे होता था कि जो फॉर्म 45 जो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट है वो कैसे आया। अभी कह रहे हैं कि उसको भूल जाएं। यार कैसे भूल जाएं? हमारी आईन की, हमारी जमहूरियत की, हमारी मुल्क की बुनियाद ये। अब ये सारा कुछ छुपाने के लिए इमरान खान से ना मिले, एहतजाज ना करे। आज अली अमीन खान को नोटिस मिल गया कि आप जरा इलेक्शन कमीशन, ये जो मैं इसी तरफ आ रहा था, ये तो लॉन्ग टर्म की बातें हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। अब जो है अब अभी तो फौरी तौर पे जो आज की डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल एक जिस तरह अभी सरवत ने कहा कि 2 हफ्ते तक उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ बंद कर दी है, और उनकी हमशीरा को मैं सुन रहा था, वो कह रही उनकी आंखों का इन्फेक्शन है। फिर रेजलाई की भी आंखों का इंसिडेंटली उनको भी आंखों का मसला हो गया है। तो साथ में ये मेरे लिए जो ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, अब अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये कह दिया गया है कि वो पंजाब में अडयाला में नहीं आएंगे मुलाकात के लिए। अब ये एक थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहरहाल फेडरेशन है, जब एक चीफ मिनिस्टर को आप रोक देते हैं कि आपने पंजाब में नहीं आना, और तो इससे फिर एक थोड़े सी ये एक डिफरेंट किस्म की जो है ना अलार्म बेल्स जो है ना वो बजनी शुरू हो जाती हैं। सो आप भी कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता इसको कैसे टैकल करेंगे? देखना पड़ेगा। देखिए, अब ऐसे टाइम पे जब आप हर कानून जो है वो रोक दें, फिर आप कहें प्रोटेस्ट भी ना करें,
जैसे आपने कहा कि अच्छा जी अगर सड़क पे निकले तो कुट भी लगेगी, सब जेल भी जाएंगे। कोई ये तनकीद करे कि किसी सरकारी अफसर ने, किसी डीसी ने जो है वो डीआरओ बन के रिजल्ट क्यों तब्दील किया, तो उनको आप एफआईए से कि आप ब्यूरोक्रेसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कर दें कि ये वीपीएन सीपीएन से भी काम नहीं चलेगा। इंटरनेट बंद कर दें, सारे चैनल बंद कर दें, अखबारों पे सेंसरशिप कर दें, जैसे वो ज़ियाउल हक के वक्त में होता था कि इश्तिहार ब्लैकआउट आते थे, 9 बजे का खबरनामा शुरू कर दें। मसला ये है कि उस वक्त में भी लोग बीबीसी रेडियो सुन लेते थे ना। जनरल साहब, उन्होंने जो ये 15 रोज की मुलाकात बंद की है, उसमें क्या जी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ये उनकी जान बचाने के लिए जो है किया गया है कदम, तो आपके पास भी कोई इस तरह की इत्तलाएं हैं कि इज देयर अ रियल थ्रेट? आमिर साहब, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि ये सच कह रहे, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि ये थ्रेट है। इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, और ये हुकूमत पीडीएम 1 से शुरू होती है केयर टेकर्स के थ्रू। कोई मानेगा अगर वो सच भी है कि ये इसलिए हो रहा है? आपने अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी। आपने 17 सीटों की पार्टी को उठा के एक ही खानदान में चीफ मिनिस्टर, पंजाब प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारा कुछ बंटवा दिया 5वीं दफा। तो कोई मानेगा ये? अब इसी तरह लेट्स से जो अली खान पे केस है, चीफ मिनिस्टर साहब पे जो केस है, एक तरफ को सैकड़ों जो है वो ये केसेस हैं, फॉर्म 45 के, 47 के, दुनिया में हर जगह वो दिखाई दे रहा है। वो मैंने मंसूर का वीलॉग देखा था जिसमें वो नवाज शरीफ के जो है वो फॉर्म 45 दिखा रहा था। एक एक पे जो है वो 100 वोट के साथ 1 लगा हुआ है, मतलब 50 पोलिंग स्टेशन पे 50,000 वोट दे दिए। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इससे मुल्क के आगे जाने का रास्ता जो है वो आ जाएगा, या जो इस बात की तनकीद कर रहा है वो इंतशार कर रहा है। तो कौन जो है वो इससे मुझे बता दे कि क्या जो है वो हो सकता है। अगर हुकूमत को कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए तो ना सिर्फ इमरान खान के साथ मुलाकात, ये ड्रामा जिसमें 3 दिन में इमरान खान को 30 साल दिए गए थे, ये खत्म हो जाना चाहिए। हमें नवाज शरीफ को जो इंसाफ मिला था उसका सिर्फ 10% चाहिए, 10% भी जो एक्चुअल इंसाफ मिलता है। 3 दिन में इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो सीट जीते हैं, आलिया, हमजा, यास्मीन राशिद, उनको ताला किया गया। मुझे बता दें उन पे कौन सा चार्ज जो है वो प्रूव हुआ है? ये आप क्या कहेंगे कि ये कोई प्रोवोकेशन है? अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोवोकेशन है तो माजी में जो वायलेंस की वजह से ये सारे केसेस वगैरह हुए, तो ऑल द मोर रीजन कि आप लोगों को ज्यादा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। जी, कॉशियसली ट्रेड करेंगे। हमने 10 महीने कॉशियसली ट्रेड किया। हमने खान साहब का जेल जाना बर्दाश्त किया, हमने पार्टी का सिंबल लेना बर्दाश्त किया, हमने सारे लोगों के फॉर्म सबमिशन में पंजाब पुलिस की कार्रवाई बर्दाश्त की, फिर लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की, फिर कैंपेन ना करना बर्दाश्त की, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेट होना बर्दाश्त किए। लोगों ने तब भी वोट डाला, लोगों ने तब भी पीटीआई ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इस रिगिंग के बाद भी बनवा दिया। फिर आपने रिजर्व सीट्स भी नहीं दी। ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये डेस्परेशन है। सही। लेकिन डेस्परेशन पाकिस्तान के इंटरेस्ट से आगे तो नहीं चलनी चाहिए ना। हमें भाषण मिलता है IMF को खत ना लिखो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, सड़क पे ना आओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। ये मुझे बताएं, अवाम के वोट को बिल्कुल 0/0 करना और अपनी मर्जी का जो है वो रिजल्ट देना, ये किसका इंटरेस्ट? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। यकीनी तौर पे जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो आवाम के हवाले से और उनका वोट ही है। तैमूर चगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स बाकी हैं और मुझे जरा कुछ आज़ाद उम्मीदवार और सेनेट के हवाले से भी गुफ्तगू करना। मैं उससे पहले अगर आपकी इजाज़त से कि बात कर रहे थे हम औरंगजेब साहब का जो है आगे जो चैलेंज आ रहा है दुनिया के पास जाने का। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।